मित्रों नमस्कार। आज हम लोग आज के बहुत ही बर्निंग टॉपिक साढ़े साथी पर चर्चा करना चाहेंगे। आपने भी बहुत सुना होगा। हो सकता है आपकी खुद की साढ़े साथी या ढैया चल रही हो। इस आप किसी की ढैया उतर रही है, किसी की चढ़ रही है, किसी की साढ़े साथी चढ़ रही है, किसी की उतर रही है। साढ़े साथी के बारे में साथियों बहुत अधिक भ्रम कई बार जाने अनजाने में फैल जा रहा है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि वाकई साढ़े साथी का क्या कॉन्सेप्ट है, साढ़े साथी होती क्या है, साढ़े साथी की तीनों ढैया क्या होती है, फिर कंटक शनि की ढैया क्या होती है, अष्टम शनि की ढैया क्या होती है। बारी बारी से इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले तो आपको मैं चाहूंगा कि डेफिनेशन बता दें कि साहब साढ़े साथी क्या होती है। साढ़े साथी की डेफिनेशन के बाद फिर हम ये बताएंगे कि साढ़े साथी की वो कौन से कारण है जो हमेशा विनाश नहीं करते हैं, हमेशा आपको परेशानी में नहीं डालते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि लोग अपनी साढ़े साथी के दौरान बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस की है उन्होंने। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी साढ़े साथी के दौरान ही प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी मौजूदा प्रधानमंत्री साढ़े साथी के दौरान ही बने, जबकि उनका चंद्रमा नीच राशि में है और चंद्रमा की महादशा चल रही थी और वो साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे थे तो प्रधानमंत्री बने। तो साथियों साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट ये है कि साढ़े साथी शनि, शनि के नाम से साढ़े साथी है। शनि हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परीक्षाएं लेते हैं, कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है, ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं और वो उसके लिए आपको कई बार आपकी परीक्षाएं लेते हैं। पूर्व जन्म में आपने कोई जाने अनजाने में या इस जन्म में कभी अगर कोई पाप कर्म कर दिए हैं तो उसकी परीक्षा भी आप शनि महाराज लेते हैं। इसलिए ये साढ़े साथी का दौर आता है। अब साढ़े साथी कब शुरू होती है? आप जानते हैं, ये आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। 2.5 वर्ष तक रहने के बाद वो अगली राशि में गोचर कर जाते हैं और इस प्रकार से कुल 12 राशियां हैं हमारे कुंडली में। तो 12 राशियों को लगभग वो 30 वर्ष में पूरा करते हैं, यानी एक राशि में वापस वो 30 वर्ष के बाद आते हैं। तो ये आप समझिए कि किसी के जीवन में यदि प्रारंभ में ही साढ़े साथी आ गई तो लगभग उसे 2 बार उसका सामना करना पड़ता है। आमतौर पे जो लॉन्जिविटी है आज की डेट में, उसके हिसाब से लगभग 2 बार तो लोग सामना कर ही लेते हैं साढ़े साथी का। और इसके बाद शतायु अगर हो गए, सौभाग्यशाली लोग हैं, तो वो उनको 3 बार भी उसका सामना करना है। अब आप जानते हैं कि जब हमारी कुंडली बनी होती है तो उस समय जो फिक्स्ड पोजीशन होती है प्लैनेट्स की और जो आपकी राशियों की, उस पर एक कुंडली बन जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि प्लैनेट्स तो सदैव मूव करते रहते हैं, ट्रांजिट करते रहते हैं, रुकते कभी नहीं। तो आपके जीवन का एक स्टैटिक प्रॉमिस आपकी उस कुंडली से बन जाता है। लेकिन जो ग्रह दशाएं आपकी चलती है और जो गोचर होता है प्लैनेट्स का, उससे आपके दिन प्रतिदिन और आपके साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक घटनाओं का पता चलता है कि आपके दिन प्रतिदिन में, सप्ताह में या महीने में या वर्ष में क्या घटनाएं घटित होने वाली है। उसमें दशाओं और गोचर दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस। आमतौर पर कहा जाता है कि दशाओं को प्रायोरिटी दी जाती है गोचर के ऊपर, कि जब तक दशाएं प्रॉमिस नहीं करेंगी या आपकी कुंडली प्रॉमिस नहीं करती है तो गोचर आपको परिणाम नहीं दे पाएगा। इसमें भी सच्चाई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बिना गोचर के दशाएं भी अपना परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए इस तत्व को हमें समझना होगा। अब आता है कि साहब ये साढ़े साथी क्या हमेशा नुकसान करती है? ऐसा नहीं है।
आज मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जिससे इसके बारे में जो मिथ क्रिएट है वो बस्ट होगा। हमेशा नुकसान नहीं करती है। जब आज मेरा यह एक्सप्लेन करने का मतलब केवल ये है कि आप शुरू से लेकर अंत तक कृपया इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें अंत में मैं अंत तक पहुंचते पहुंचते वीडियो के आप एक राशि विशेष की तो आज ही उसके फल की हम चर्चा करेंगे, जिस पर 7.5 लग रहे, आप इशारा समझ गए होंगे, वो है मेष राशि। और इस प्रकार से मैं 12 भाग इस वीडियो के बनाऊंगा ताकि 12 राशियों के विस्तार पूर्वक राशि फल जो अगले 2.5 वर्ष या लगभग 2.25 वर्ष तक रहने वाले हैं, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो 3 जून 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। तो किन राशियों पर 7.5 उतर चुकी है, कौन सी राशि 7.5 से मुक्त हो चुकी है, कौन सी राशि इसी पहली ढैया के घेरे में आने वाली है, कौन सी राशि का तीसरा चरण चलने वाला है, कौन सी राशि का चौथा चरण, और कौन सी राशि की अष्टम ढैया समाप्त हो गई है और कौन सी राशि की शुरू होने वाली है, और कौन सी राशि का कंटक शनि की ढैया समाप्त हो गई है और कौन सी राशि की वो शुरू होने वाली है। तो आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। कुछ मैंने एजुकेशनल वीडियोज बनाए थे, उनका भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ काम आएगा, और कुछ ऐसे एजुकेशनल वीडियोज हैं जो मैंने अभी रोक रखे हैं, उनके कॉन्सेप्ट की यहाँ चर्चा होगी। तो उनको अलग से भी जब आगे मैं उनको जारी करूंगा तो उनको भी आप देख करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बस मेरा अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अंत में पसंद आए आपको तो इसको लाइक करके कमेंट अवश्य करें। और एक अनुरोध और है कि जितने भी व्यूअर्स इसको देखें वो कमेंट बॉक्स में, प्रेफरेबली इन कमेंट बॉक्स, और या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोफेशनल ईमेल आप अपना लग्न और अपनी जन्म राशि और अपना जन्म नक्षत्र जरूर मुझे भेजें और उसमें कोई प्रश्न हो उससे संबंधित तो भी बताएं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों पूछा है। ये जब वीडियो समाप्त होगा इसके अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों कहा आपको करनी थी। और आज तो मैं पूरी बात करके ही जाऊंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन अधूरी बात छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि 7.5 का एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें लेकर के कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। यदि वीडियो लंबा लगे, बोर होने लगे, तो बीच में चाय कॉफी ले लीजिए पॉज करके, दोबारा इसको देखिए अवश्य पूरा, यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है। और देखने के बाद टिप्पणी अवश्य करें, अपनी जन्म लग्न, जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का ब्यौरा अवश्य, और उससे एग्जैक्टली आपका बताया जा सकेगा कि कैसा फल आपकी राशि के संबंध पे आपको अगले 2.5 वर्ष तक मिलने वाला है। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछते हैं तो उससे सबको पता चल जाएगा, जब हम उत्तर लिखेंगे तो एक्सेसिबिलिटी ज्यादा लोगों तक हो जाएगी। यदि कोई प्राइवेट क्वेश्चन है आपका जो आप नहीं चाहते हो पब्लिक को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे ईमेल में आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज दें, इन तीनों के साथ कि आपका जन्म लग्न क्या है, जन्म राशि क्या है आपकी, और जन्म नक्षत्र क्या है, और आप क्या जानना चाहते हैं। तो आपको सुटेबल रिप्लाई विद इन सुटेबल टाइम आपको दे दिया जाएगा जो आपको सेटिस्फैक्टरी लगेगा। तो साथियों, इसलिए अब हम पुनः आते हैं कि साहब 7.5 क्या होती है। साथियों, यदि आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। सबसे पहला एजुकेशनल वीडियो मैंने इसी बात पे बनाया था कि लग्न और जन्म राशि क्या होती है। साहब देखिए, लग्न और जन्म राशि, लग्न होता है जो आपका स्क्वायर शेप नॉर्थ इंडियन, आमतौर पे वही पॉपुलर है, चार्ट लेते हैं उसका जो टॉप मोस्ट स्क्वायर खाना होता है, रोमा शेप होगा, स्क्वायर शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा, वो जो टॉप मोस्ट खाना है वो आपका लग्न होता है। उसमें संख्या 1 से लेकर के 12 तक कोई भी हो सकती है। अगर 1 है तो मेष लग्न हो जाएगा, टॉप में होगा, और 2 है तो वृष लग्न। इस तरह से अगर 12 है तो मीन लग्न, 1 से 12 तक का है, वो मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कृपया यदि आपने उसको ना देखा हो तो देख लें, वो आपका लग्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जन्म राशि क्या है? जन्म राशि की आपकी कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा होता है, जिस राशि
वो जन्म राशि होती है। अब जन्म राशि कहाँ पे हो सकता है? वो लग्न में ही बैठा हो, यानी जो लग्न में साइन हो आपका, मान लीजिए 11 साइन है लग्न में, कुंभ राशि है, वहीं चंद्रमा बैठा है, तो आपकी कुंभ राशि हो जाएगी और कुंभ हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लग्न कुछ और होता है और राशि कुछ और। तो साथियों, जो साढ़े साथी का कॉन्सेप्ट है वो जन्म राशि पर आता है। नाम राशि भी हम उसको कह सकते हैं, जन्म लग्न पे नहीं। जन्म लग्न अलग होगा, जन्म राशि अलग होगा, ये एक संयोग होगा कि दोनों एक ही होंगे, तब आपके लिए एक जैसे ही परिणाम प्रिडिक्ट किए जा सकेंगे आपकी राशि और लग्न को लेकर के। तो फिर इसीलिए हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र कुंडली बनाई जाती है। और चंद्र कुंडली का मतलब कि जहां चंद्र जिस राशि में स्थित होता है उसको लग्न में ले आया जाता है टॉप। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए वृष लग्न है, टॉप मोस्ट में 2 नंबर लिखे होंगे, क्योंकि आमतौर पे चार्ट में नंबर लिखे होंगे। वृष लग्न हो गई, और उसके पीछे वाला क्या हो गया, वहां 1 नंबर होगा, वो क्या होगा, मेष राशि होगी। और उसके आगे क्या होगा, वो 3 नंबर होगा, वो मिथुन राशि होगी। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा वृष लग्न हो गया, चंद्रमा आपका 1 नंबर, जो कि आपके लग्न का 12वां भाव, वहां पर आपकी कुंडली का चंद्रमा स्थित है। तो आपकी जो जन्म राशि है वो मेष राशि हो जाएगी और लग्न आपका वृष लग्न। आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसीलिए जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे, 1 नंबर की उस राशि को आप जहां 2 लिखा है वहां 1 ले आएंगे, अकॉर्डिंगली आपके सारे भाव चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वृष जो आपका लग्न है वो तो सेकेंड हाउस में चला जाएगा, क्योंकि आप चंद्र कुंडली बना रहे हैं और चंद्र कुंडली कंसीडर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको अंदर समझ में आ गया होगा कि लग्न अलग होता है, राशि अलग होती है। और जब साढ़े साथी की बात करते हैं तो हम जन्म राशि की बात करते हैं, जन्म लग्न की बात नहीं करते। जन्म लग्न का रोल है, वो भी मैं आज बताने जा रहा हूँ। यदि जन्म लग्न का रोल है कैसे हो, मैं बताऊंगा साढ़े साथी कि जो आपकी राशि फल होगा उसमें उनका योगदान। तो अब आते हैं साढ़े साथी के लिए जन्म राशि। अब मान लीजिए कि हम वृष लग्न ही ले रहे हैं सपोज, और आपकी मेष राशि 12वें खाने में, 12वें खाने में मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, और इस समय 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44, कुछ लोगों ने 11:05 कहा है, कुछ लोगों ने कुछ कहा है। मैंने एक स्टैंडर्ड 2-3 पंचांग से मिला करके समय देखा है कि ये 9:44 में मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर कर रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं 30 मार्च से ही शुरू होती है ना, मान लीजिए उस दिन 30 मार्च से हम 29 लेते हैं ना, इधर की 30 मार्च। तो 30 मार्च से मतलब एक तरह से गोचर वहां हो रहा है। तो वो जब प्रवेश, अब मेष राशि के आप देख रहे हैं कि वृष लग्न टॉप में हो गया, ये मैं आपको अंत में चार्ट के माध्यम से समझा दूंगा। चार्ट होंगे, होरोस्कोप होगा, सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको एक खाका बना, वृष लग्न है सपोज आपका, और उसके 12वें भाव में 1 नंबर है या 2 नंबर है, 1 में चंद्रमा आपका स्थित है, उसके पीछे 12 नंबर होगा, 12 नंबर में वो प्रवेश कर रही है राशि, 12 मतलब मीन राशि में। यानी जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसकी पिछली वाली राशि में, पिछली वाली कौन सी हो गई, मीन, अगली कौन सी हो गई, वृष। तो 1 नंबर की अगली वृष, नंबर 2 हो गई, और 12 नंबर की मीन पिछली हो गई। तो जब पिछली राशि में चंद्रमा प्रवेश करता है जिस समय, उसी समय मतलब जैसे 25 मार्च, सॉरी 29 मार्च 2025 को आपको 9:44 रात को मेष राशि वालों की साढ़े साथी की पहली ढैया की शुरुआत हो जाएगी। क्यों? कि उनकी पिछली राशि में वो 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44 पर वहां पर प्रवेश करता है, और प्रवेश करके वो उसके बाद में इस नक्षत्र में करेंगे, क्या पाया होगा, ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, पाया होता है जब कोई ग्रह गोचर करते हैं, विशेषकर हम स्लो प्लैनेट्स का लेते हैं, जो लिया तो सभी प्लैनेट्स का जा सकता है, लेकिन हम शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति, संदेव शनि का, इनका लेते हैं। पाया कि भाई कदम रखते हैं संतन के, जहां जहां पड़े कदम, तो
कदम रखेंगे तो साहब वो कैसा होगा, शुभ होगा अशुभ पाया होगा। कहते हैं ना कई बार आप घर से निकलते समय बाया पैर पहले रखिए, दाया रखिए, ऐसी मान्यता आपको बताई जाती है स्थिति के अनुसार। तो फिर किस नक्षत्र में वो जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण होगा। फिर आप की कुंडली के जो त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव समझिए, लग्न, पांचवा और नौ, इनके जो स्वामी हैं उनमें से क्या चंद्रमा या शनि निकल के आ रहे हैं। चंद्रमा या शनि निकल के आए तो वो 7.5 का मतलब एक पहली वाली बाधा आपकी काफी हद तक कम होगी। क्योंकि जिनके भी लग्न में 1 या 5 या 9 संख्या होती है, तो 1 या 5 या 9 याद रखिए, ये फायर एलिमेंट्स के तत्व है, 5 अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर ये मान लीजिए यहां पर है 1 नंबर है लग्न, मेष लग्न है, या 5 सिंह लग्न है, या 9 किसका लग्न है, सजिटेरियस का लग्न है, मान लीजिए अगर इनका लग्न है, तो उस लग्न में आप कभी भी याद रखिए त्रिकोण के इनके लॉर्ड कभी भी शनि या चंद्र निकल के नहीं आएंगे। यानी मेष, सिंह और धनु राशि के अगर लग्न है, धनु लग्न है, तो इन पे कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये एक माइनस पॉइंट माना जाता है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है 7.5 के लिए। 7.5 के लिए सबसे पहली शुरुआत ये है कि आपकी कुंडली के त्रिकोण भाव, आप मैंने एक ऑस्पिशियस है इन ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, बेनिफिक एंड मेलिफिक हाउसेज और प्लैनेट्स पे एक वीडियो बना रखा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उनके जो लॉर्ड्स होते हैं वो बेनिफिक हाउसेज के बेनिफिक लॉर्ड्स होते हैं, मेलिफिक हाउसेज के मेलिफिक लॉर्ड्स होते हैं। वो वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। और मोस्ट ऑस्पिशियस हमने त्रिकोणा लॉर्ड्स बताए। हमने कहा था ये की प्लैनेट्स होते हैं आपकी कुंडली के, शुभ, चाहे वो मेलिफिक प्लैनेट हो उनका लॉर्ड, चाहे बेनिफिक हो, लेकिन वो शुभ माना जाता है और वो जरूर आपको अच्छे परिणाम देगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा। आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा बदलाव लाएगा जो जीवन भर आपके काम आने वाला होगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसलिए 1 और 5, 9 में इसीलिए कहा जाता है कि 7.5 जिनकी शुरू हो, सबसे पहले ये जांचा जाए कि क्या उनका लग्न, मैंने क्या कहा था, लग्न और जन्म राशि अलग अलग, संयोग बस दोनों एक हो सकते हैं। आपके हो सकता है 1, 5, 9 का लग्न है, उन्हीं में चंद्रमा बैठा हो, तो लग्न और जन्म राशि एक हो जाएगी, तब तो बात अलग हो गई। लेकिन अगर जन्म राशि अलग है, लेकिन बात अलग क्या हो गई, वहां पर भी वो आप देख रहे हैं, उस केस में भी आपका न शनि आ रहा है, न चंद्रमा आ रहा है, न लग्न आ रहा है। क्योंकि 1 नंबर के स्वामी क्या हुए, मंगल, 5 के सूर्य और 9 नंबर के गुरुदेव कहां से आएंगे। और बाकी आप जांच कर लीजिएगा, कोई भी लग्न होगा 1, 5, 9 को छोड़ के जो बाकी 9 लग्न है, अब देखिएगा 1, 5, 9 में किसी एक का स्वामी शनि जरूर होगा या चंद्रमा, किसी एक का स्वामी शनि होगा या चंद्रमा होगा। और जब ऐसा होगा उस लग्न के लिए ये 7.5 का असर लगभग आधा कम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि, और सच है, ये प्रूवन है, 100, 200, 300 नहीं, हजारों कुंडलियों में प्रूव किया गया है। भारतीय विद्या भवन में जहां पढ़ते थे वहां बाद में अभ्यास के दौरान ये चीजें पाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये लग्न आपको 1, 5, 9 नहीं होना चाहिए। अगर है जिनके लग्न 1, 5, 9, तो साहब उनके लिए राशि कोई भी हो, कोई भी राशि हो, तो वो थोड़ा उनके लिए 7.5 का दौर मुश्किल भरा और चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आफत कट जाएगी और कोई बहुत बड़ा विनाश या प्रलय हो जाएगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। परीक्षा होगी, कर्म आपको ठीक रखने हैं, अपने सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। कुछ अच्छे उपाय हैं जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, वो कॉमन उपाय है 7.5 की तीनों फेजेस के लिए, और कंटक शनि की धिया के लिए, अष्टम शनि की धिया, सब में वो उपाय काम होते हैं, कॉमन उपाय है। नियत साफ रखिए, मजदूरों सेवाओं को कभी दुखी मत करिए, क्योंकि शनि देव उनके कारक है, मजदूरों के श्रम के, जो बहुत गरीब लोग हैं, तो उनको कभी उनकी आत्मा को कष्ट मत पहुंचाइए, कर्म अच्छे करिए, किसी की आलोचना मत करिए, किसी का अनादर मत करिए, ये कर्म लेते हुए चलिए, वैसे भी चलना होता है।
ये उनका लक्ष्य बना के चलिए, क्योंकि यदि आपने किया है तो जब शनि का जब भी समय आता है, और क्या होता है वो 7:30 का समय या उनकी ढैया का समय जब भी आता है तो पूरा हिसाब किताब वो बराबर करते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं साहब। और उसमें पूर्व जन्म के कर भी शामिल होते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, तो हम कर चुके होते हैं, तो उसके लिए फिर उपाय करने पड़ते हैं। और इस जन्म में हमें अपनी नीयत साफ रखनी होती है, अपने कर्मों को ठीक रखना होता है, अपने आचरण को ठीक रखना होता है, ताकि मतलब और दूसरों का जितना अधिक से अधिक हो सके हित करना होता है, ताकि परोपकारी कार्य करिए, दान करिए, लोगों की आत्माओं को प्रसन्न करिए। इस तरह के अगर आप कार्य करेंगे तो ये निश्चित मानिए कि शनि की ढैया का प्रभाव न्यूनतम होता जाएगा आप पे। उपाय हो, नीयत साफ सुथरी हो, सब काम ठीक होगा। तो साहब हम पूरा 7:30 पे आते हैं। 7:30 तब शुरू होती है जहां भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, उसकी पिछले वाली राशि में जिस तारीख को जिस समय शनि देव प्रवेश करते हैं, और वहां पर वो लगभग 2.5 वर्ष रहेंगे। ऐसा नहीं है, 2.25 वर्ष भी कभी रहते हैं, और वो टोटल 7.5 लगभग बन जाता है। किसी में 3 साल रहे, किसी में 2.25, तो टोटल मिला के 7.5 वर्ष का समय हो जाता है। तो जैसे प्रवेश करते हैं, अब जैसे वो प्रवेश किया तो उसमें 3 4 5 चीजें जांची जाती है। पहले तो मैंने आपको बताया लग्न आपने देख लिया कि यदि आपका आपका 1 5 9 लग्न नहीं है तो आधा काम तो आपको समाप्त हो गया। अगर है 1 5 9 लग्न तो फिर आपके लिए समस्या थोड़ी है, क्योंकि वो ट्राइनल लॉर्ड में शनि चंद्रमा नहीं आ रहा है, इसलिए उस गोचर के दौरान शुभ परिणाम की आशाएं कम हो जाती है। नंबर 1 साइंटिफिक रीजन है। नंबर 2, जब वो वहां चरण रखते हैं तो वो आपकी राशि का, जो भी आपकी राशि, जैसे मेष राशि की बात हम करते हैं, क्योंकि उस पर ढैया चढ़ रही है, हम लेंगे सब बारी बारी से। जो मुक्त हो चुके हैं, जिनकी तीसरे चरण की चल रही है, दूसरे चरण की चल रही है, जिनकी लगभग समाप्त हो गई है, तो ये उन सब की चर्चा करेंगे। तो कहने का आशय ये है कि जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि वो मीन राशि में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, और जब प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी राशि मेष है, मान लीजिए अभी हमने मेष ले लिया, तो सब राशियों को हम बारी बारी से लेंगे, 12 पार्ट्स बनाएंगे। ये पहला पार्ट है 7:30 का, इसलिए कि आज तो बैकग्राउंड आपको देना है। अगली राशियों में जो अगली मतलब अगले वीडियो आएंगे उनमें राशियों का आपको डिटेल्ड राशि फल देना है पूरे 2.5 साल का। और जल्दीबाजी में 12 राशियों का अगर हम एक वीडियो में देंगे, एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और पूरे फलों को हम मतलब पूरे आपके जीवन के पूरे पहलुओं के बारे में विस्तार से और सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। इसलिए बेहतर हो है कि हम इसको 12 भागों में इसको बांट दिया है, और उम्मीद है आप इसको अप्रिशिएट करेंगे और धैर्य रखेंगे, क्योंकि शनि देव भी धैर्य के प्लान है। वो भी अपनी 7:30 में आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और यदि धैर्य आपने खो दिया, डटे नहीं रहे, विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए, तो साहब ये मान लीजिए कि आपके लिए वो पूरा टाइम जो भी है वो दुख भरा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और वो कर्म आपके लिए अगले जन्म के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए उन कर्मों को लिक्विडेट कर लीजिए, विपत्ति का सामना कर लीजिए। अब जानते हैं कि साल में एक बार तो ये वक्री भी होते हैं, यानी अपनी उसी राशि में जहां होते हैं हर साल ये पिछले को मूव करने लगते हैं। रियल सेंस में मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल जो आपके रीजन्स हैं और फैक्ट्स हैं उनके कारण वो पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस बहुत है। आप जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होते हैं या वक्री होते हैं तो आपसे वो अपने भाव से संबंधित कामों को दोबारा करवाते हैं, परीक्षा लेते हैं, मतलब और विशेषकर शनिदेव। इसीलिए उनकी ढैया या उनकी 7:30 इन मामलों के लिए प्रसिद्ध है, चुनौतीपूर्ण रहती है। मोदी जी ऐसे नहीं प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बने थे विपरीत परिस्थितियों में। आपको याद होगा, आप जितने जानकार लोग हैं और राजनीति से ताल्लुक रखते होंगे, आपको पता होगा कि मोदी जी किन विपरीत परिस्थितियों में बने थे, कैसे चैलेंजेस थे, और उनके कुंडली में विपरीत राजयोग भी। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जिस दिन वो आपकी जो चंद्र राशि है, जन्म राशि है जहां बैठा है, उसके जो पिछली राशि में जिस दिन प्रवेश किया मेष राशि वालों के, तो पाया कौन सा था, इसका एक सूत्र होता है। कैसे निकाला जाता है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक सूत्र दिखाऊंगा, एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे निकाला जाता है।
मैं फिलहाल बता देता हूं कि मेष राशि का पाया निकल के आया है लोहे का पाया। 4 पाए होते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। भाई सोने का पाया निकल के आ गया तो उस राशि के लिए 7.5 का अच्छा दौर होने वाला है। अगर साहब चांदी का आया तो वो थोड़ा अच्छा होगा, उससे कम अच्छा होगा। जबकि शनि के बारे में कहा गया है शनिदेव चांदी ज्यादा पसंद करते हैं, तो चांदी का पाया निकल आया तो सोने से भी ज्यादा पाया अच्छा माना जाता है। एक तो ये बात। तीसरी बात तांबे का पाया, फिर लोहे का पाया। तो आपकी मेष राशि का भाई, जिनकी भी मेष राशि है, थोड़ा सचेत हो जाए, अपने लग्न को देख लें। लगने से 159 ना हो उनके, है ना, 159 के मतलब लग्न ना हो उनकी, 159 की लग्न ना हो, तो आधा काम तो वही उनका चल गया। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि उनकी लग्न 159 है, लेकिन यहां पर जब वो है उनको चांदी या सोने का पाया मिल गया है, तो भी उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ चांदी या सोने का, लेकिन यहाँ उनको लोहे का मिल गया, इसलिए एक चैलेंज और बढ़ गया उनका। अगर वो वहां पे 159 है और यहाँ पर है तो चैलेंज एक बढ़ गया उनके लिए। अब तीसरी बात आती है, वो किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नक्षत्र होते हैं, अब कुंडली में एक्चुअली क्या है, मैं आपको उसका भी चार्ट आपको दिखाऊंगा नक्षत्रों का। आपकी कुछ कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव को हम लोग जो है 4-4 राशियों के सेट में बांट लेते हैं, 1 से 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 एक सेट बन गया, मेष से लेकर कर्क तक। दूसरा आपका कहां से बन गया, सिंह से लेकर के आपका वृश्चिक तक, फिर एक धनु से लेकर के मीन तक। इन चार राशियों में आपके जो है, जो नक्षत्र होते हैं, उनको उन्हीं का सेट जो है रिपीट होता है, और इसको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। अब कुल मिला के आपकी कुंडली, आपके कुंडली के 12 भावों में 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक चरण होता है, और 27 मतलब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। और अब हर राशि में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं। ये बात अलग है कि कुछ चरण अगली राशि में चले जाते हैं, इसीलिए वो 27 बनते हैं टोटल। वो 3 हिसाब से तो 12 अगर भाव हैं और 3 नक्षत्र के हुए तो 36 नक्षत्र हो जाने चाहिए। लेकिन वो क्या है, 2 भावों में, 3 भावों में वो रिपीट हो रहे हैं, और 2 जगह वो बंद हो जा रहे हैं। तो 3 into 2, 3 3 9, तो 36 में अगर 9 माइनस कर दीजिए 27 आता है। कहने का मतलब चूंकि उनके कुछ चरण एक राशि में, कुछ अगले, तो वो कॉमन है नक्षत्र 2 राशियों में, इसलिए कुल मिला के 27 नक्षत्र होता है। नक्षत्रों का भाई बहुत महत्व है। ये मैं आपको बताऊं, अभी आप वैदिक पढ़ रहे हैं, मैंने केपी भी पढ़ा है, और केपी में ये, लेकिन केपी एडवांस्ड है, पहले वैदिक जानना जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में हम ग्रहों को मोटे तौर पर फ्रंट में लेते हैं, लेकिन केपी में बहुत गहराई में जाते हैं, नक्षत्रों में लेते हैं, फिर नक्षत्र का और डिवीजन करते हैं, उप नक्षत्र, फिर उप नक्षत्र का और डिवीजन करते हैं, उससे बड़े एक्यूरेट प्रेडिक्शन आते हैं। मैंने अच्छे से पढ़ी है, पढ़ाई। मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से समझें, और जब ये सब कोर्स हो जाएंगे बेसिक, तो उन पर भी वीडियो डालूंगा और क्लासेस, तब आप केपी को भी पढ़िएगा। बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। मार्केट में केपी पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसको हमने स्वाध्याय से और कई साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया के टीचर्स सबसे पढ़ के, मैंने वैदिक तो इंस्टीट्यूशनली पढ़ा था, लेकिन ये मैंने इस तरह से बहुत हाथ पैर मार के केपी भी पढ़ी है, कि मुझे लगा केपी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है, और उसकी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो नक्षत्रों का अपना महत्व, कोई भी प्लेनेट, चूंकि बात केपी की हुई है, नक्षत्रों की हुई, तो एक बात बता दूं, कोई भी ग्रह पहले अपने नक्षत्र स्वामी जो होता है उसका, उसके जो घर है उससे, या जहां वो बैठा होता है, पहले उनके प्रणाम देता है, अपने परिणाम बाद में देता है। इस चीज को हमें समझना आवश्यक है। तो नक्षत्र स्वामी पहले परिणाम, नक्षत्र स्वामी के परिणाम देगा कोई प्लेनेट, और बाद में फिर अपने देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अलग चीज है, और उसकी गहराई में मैं चाहूंगा भी नहीं। मेरा प्रयोजन ये है कि बहुत बोझिल भी न लगे कॉन्सेप्ट, और आप अपनी राशि का फल समझ जाए। यदि साढ़े साथी आपकी चढ़ रही है, या दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में, या कोई ढैया चल रही है, और उनके उपाय आपको बता दिए जाए, राशि फल बता दिया जाए। लेकिन यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आपको पता है कि साढ़े साथी के बाद आपको फिर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद आपकी दैया आने वाली होती है। एक दैया गुजरी नहीं, अगली दैया आनी होती है। तो आप सावधान रहेंगे, और आप जान जाएंगे कि साहब इसमें कैसे परिणाम आने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको बता, नक्षत्र हो गए,
अब आपका जन्म नक्षत्र मैंने क्यों पूछा है? जन्म आपकी राशि जो होती है, उस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा जिस राशि में होता है, अब वो 3 नक्षत्रों में किस में बैठा है, ये तो आपको पता होगा जब आपकी विशेष रूप से कुंडली देखी जाएगी। जो लोग, हम सब लोग जो आपको बता रहे हैं, वो 80-90% गोचर से सही होता है। मान के चलिए 10% तो बिना कुंडली के आपको बताया ही नहीं जा सकता है। उसमें आपकी एग्जैक्ट आपकी जन्म राशि, जन्म नक्षत्र पता करना होगा, जानना आवश्यक होगा, और आपकी क्या गलत दशाएं चल। तो अब आपकी कुंडली में सबसे पहली बात ये देखा जाना होगा कि भाई जन्म नक्षत्र क्या है। क्योंकि जब जिस समय वो प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करके वो चलेंगे, वहां भी 3 नक्षत्र होंगे, पिछली राशि में भी। और जब वो 2.5 साल बाद आपकी ही राशि में चंद्र में आएंगे, तो ये नक्षत्रों में ही चरण रखेंगे, नक्षत्रों के चरणों में ही चरण रखेंगे। फिर आपकी राशि 2.5 साल वहां रहने के बाद अगली राशि में हो जा रहे हैं 2.5 साल के लिए। भाई 7.5 क्यों कहलाए? भाई वो जैसे ही आपकी चंद्र राशि की पिछली राशि में प्रवेश करते हैं तो 2.5 वर्ष वहां रहते हैं। फिर आपकी 2.5 वर्ष बाद आपकी चंद्र राशि में आ जाते हैं। दूसरा फेज हो गया 7.5 का। पहला तब शुरू हो गया था आपकी पिछली राशि में प्रवेश करते समय। फिर तीसरा फेज शुरू होता है जब आपकी चंद्र राशि निकल के आपकी अगली वाली राशि में चले जाते हैं। जैसे अभी हमने मेष कर लिया, तो मेष की कहां से शुरू हो गई? उसकी पिछली वाली मीन है, उसमें प्रवेश किया है, कर रहे हैं 29 मार्च को, तो शुरू हो गई। और फिर 2.5 साल बाद यानी 3 जून करीब, 3 जून 2027 को वो के बाद 4 जून को 4 जून को आ जाएंगे इसमें आपके मेष में, दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। फिर 2.5-3 साल बाद वो आपकी अगली राशि में चले जाएंगे, फिर 2.5-3 साल रहेंगे। तो ढाई 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 कितना, 7.5 वर्ष हो गए। इसीलिए इसे 7.5 ही कहते हैं। 7.5 का पीरियड इसीलिए एक चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण माना गया है। एक तरह से आपकी परीक्षा ली जाती है आपके जीवन की। शनि आपकी परीक्षा लेते हैं आपके धैर्य की। कई बार तो आपको इतना फ्रस्ट्रेशन ला देते हैं, डिप्रेशन, कि मतलब आप सोचते हैं कि क्या है, जीना बेकार है यार, क्यों जन्म लिया आपने। ये बार यहाँ तक की स्थिति होती है, लोग गलत कदम उठाने तक के लिए। क्योंकि क्योंकि देखिए, जो मून मून से क्यों इसे रिलेट किया गया, मून मन के कारक, मन 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 है, दिल है, इमोशंस, उनको कब्जे में कर लेते हैं। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, और चतुर भी है, अब्स्ट्रक्शन भी है, न्यायाधीश भी है, पारखी है, और कर्म फलदाता है। तो मन को जब वश में कर लेते हैं तो वो अब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, डिप्रेशन करते हैं, आपको बाधाएं देते हैं। स्लो मूविंग है, लेकिन जब रिजल्ट देते हैं, शुभ नक्षत्र में होने के कारण या शुभ भावों के स्वामी होने के कारण, यदि वो शुभ होते हैं या आपके अच्छे कर्म होते हैं, आप अच्छे उपाय कर लेते हैं, जब फल देते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट उसको निकल के आते हैं, मतलब दीर्घ काल तक चलने वाले होते हैं, जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होते हैं। ये बिल्कुल मान के चलिए, छप्पर फाड़ के देते हो, लेकिन वो परीक्षाएं लेते हैं। गलत काम यदि आपने पूर्व जन्म में किया है तो यहाँ तो वो निपटाएंगे, उपाय करने से थोड़ा वो कम आपको, मतलब आसानी से आप कष्टों को झेल लेंगे, उनकी चुनौतियों को। और इस जन्म में अगर आपने किया है तो दंड आपका डबल, क्योंकि वो तो आपने जाने में किया है। आप जान रहे हैं कि मुझे कर नहीं करने, फिर भी आप ऐसे काम, अनैतिक कार्य कर रहे हैं जो नहीं आपको करने चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आप देखिए, अब जिस चरण में वो प्रवेश कर रहे हैं या जहां जहां से वो गुजरेंगे, ये इसके लिए भी एक फार्मूला है जो मैं अंत में आपको दिखाऊंगा। तो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है, आप लॉर्ड है, प्लेनेट है जन्म नक्षत्र का, तो वो, और जहां पे वो शनिदेव गुजर रहे हैं, क्या उनके बीच में मित्रता है, शत्रुता है? अगर मित्रता है तो वो समय आपका बड़ा अच्छे से गुजरेगा, उस नक्षत्र का चरण बड़े आसानी से। अब सोचिए, अगर वो 2.5 साल रहते हैं और नक्षत्र आपके क्या है, 4 चरण, 4 चरण, 4 8 हो गए मान लीजिए। ये जहां से वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कुंभ से, तो उसमें गुरु बृहस्पति का जो पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र है, 3 चरण तो वहां वो पार कर चुके हैं। अब एक चरण बचा है मीन राशि में, तो पूर्व भाद्रपद का 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण बचा है। अब 4 4 चरण किसके है? शनि का खुद का अपना है वहां पे, और दूसरा रेवती नक्षत्र है बुध का। तो इसलिए वो, उनके साथ शत्रुता मित्रता पे भी आपके अगले 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं,
उन जन्म नक्षत्र की, और जो आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी है, और जिस नक्षत्र में वो गोचर करके आ रहे हैं, उनके बीच में क्या सत्वता मित्रता है, इसके लिए एक फार्मूला है जो बाद में भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, चार्ट दिखा करके। तो उसके आधार पर तय होता है कि आपको रिजल्ट मिलने आ रहे। मान लीजिए एक चरण जिसमें वो चल रहे हैं वो अशुभ है, ठीक है, मान लीजिए शत्रु है, तो उतना पीरियड अशुभ आपका चैलेंजिंग निकलेगा। और अगला वाला मान लीजिए मित्र आपके जन्म नक्षत्र का, तो वो पूरा पीरियड भाई अब 2.5 साल रहते हैं, तो मान लीजिए लगभग 2 साल तो वो एक एक नक्षत्र में रह जाएंगे, चार चार चढ़ के, और थोड़ा जो बचेगा वो आधा साल उसमें रह जाएंगे, सवा या आधा साल। तो कहने का मतलब वो उतना पीरियड आपको अच्छा देके जाएंगे रिजल्ट। तो इन चीजों को गहराई से जानना बहुत आवश्यक है। वैसे हो अंधेरे में तीर या हवा में तीर चलाने से मैं जानता हूँ आप जॉब में थके होंगे, चैलेंजिंग होगा, कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं बहुत थक हार करके बैठे होंगे वीडियो देखने के लिए। आप सोच रहे होंगे कहा यार ये नक्षत्र और पाया बता रहा है, नक्षत्र बता रहा है हमको, और इसमें डालना है, और फिर टाइनल असेंडेंट्स बता रहा है कि भाई 159 में होना चाहिए। ये सब चीज जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि भाई ये कैसा प्रभाव डालने वाली है। वरना तो बड़े सामान्य से प्रिडिक्शन होते हैं जो ठीक है, ये जानने के बाद कम से कम आपका 80-90% प्रिडिक्शन सही होगा, वरना 50-60% ही गोचर का प्रिडिक्शन होता है सही, जो आमतौर पर बताया जा रहा है मार्केट में। तो कहने का आशय यह है मेरा, आपने समझ लिया कि लग्न साहब कैसा होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1 है। मैं सीरियल में पूरी चीज ले लेता हूँ। फिर आपको ये पाया क्या होगा साहब, उस राशि का पाया, सब राशियों का अलग अलग होता है, वो फार्मूला है उसका। तीसरा, भाई वो जो गोचर जिस नक्षत्र में कर रहे हो आपके जन्म नक्षत्र का शत्रु है मित्र, वहां पता चल गया, वो भी फार्मूला है। एक आता है इसके बाद कि आपकी कुंडली में शनि जो बैठे होते हैं, ये तो गोचर कर रहे हैं, जहां बैठे होते हैं वहां पर उनकी पंचधा मैत्री कैसी है बाकी ग्रहों के साथ, समझिएगा। पंचधा मैत्री का कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो बना रखा, डाला नहीं है, उसको बाद में डालूंगा, क्योंकि मुझे लगा एजुकेशनल वीडियो थोड़ा लोग बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने साढ़े साथी का बहुत इसकी मांग भी हुई कि साहब थोड़ा फलित ज्योतिष पे कुछ बताइए, तो इसलिए हमने एक फलित ज्योतिष पर ही वीडियो बनाने का निर्णय लिया। और लेकिन आदतन मजबूर हूं तो कारण सही थी बताऊंगा मैं कि भाई ये क्यों होता है, कोई होता है कोई चीज अगर हो रही है क्यों होती है, और ये क्यों खराब होती है, क्यों अच्छी होती है, और क्यों ये न्यूट्रल होती है, ये चीजें जानना आवश्यक है। हम ऐसे नहीं कह सकते साहब यहाँ बैठा है तो ये हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं केवल तो 5-6 कारण ही बताने जा रहा हूँ। एक मैंने बताया कि 159 असेंडेंट नहीं होना चाहिए, अगर है मुश्किल भरा होगा। दूसरा, सोना चांदी का पाया हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज नीचे वाले है तांबे लोहे वाले, तांबे वाले में चैलेंजेस होंगे, काम तो बनेंगे चैलेंजेस के बाद, और लोहे वाले में बड़ी मुश्किल का सामना करना होता है, ठीक है साहब, जो कि मेष राशि के लिए लोहे का पाया है। इसके बाद नक्षत्र, भाई अगर ज्यादातर शत्रु नक्षत्र होंगे तो ज्यादा चैलेंजेस होंगे, ज्यादा मित्र नक्षत्र होंगे जहां से गुजरना है आपके जन्म नक्षत्र के, तो आपका समय मिला जुला होगा, शुभ भी रहेगा अशुभ भी रहेगा। अब आइए पंचधा मैत्री की बात कर रहे हैं। पंचधा मैत्री का एक कॉन्सेप्ट होता है साथियों, आप जानते हैं 9 ग्रह हैं, आपस में एक नेचुरल इनकी फ्रेंडशिप होती है, नेचुरल एनिमिटी होती है। अब जैसे देखिए, यद्यपि सूर्य के पुत्र है शनि, लेकिन सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, नेचुरल फ्रेंड्स हैं। लेकिन आपकी कुंडली में यदि सूर्य शनि के 3 घर पीछे या 3 घर आगे बैठे हुए हैं, तो वो तात्कालिक मित्र हो जाएंगे आपकी कुंडली में, तात्कालिक मित्र हो गए, और वहां पर वो शत्रु है। शत्रु और मित्र जब मिल गया तो न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस होके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो गया। तो वो उससे क्या होगा, अगर इसलिए इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है कि जब वो गुजर रहे हों जिस चरण से, वो शत्रु मित्र वाली बात तो हो ही गई कि साहब अगर मित्र है, और बाई द वे यहाँ भी मित्र है इनका भी पंचदा मैत्री में, तो साहब आपकी बल्ले बल्ले पक्का। तभी तो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, कुबेर बनते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस दौरान उन्होंने प्रोग्रेस किया है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, लोग करते हैं, बड़ी एकेडमिक अचीवमेंट्स आती हैं लोगों को, क्योंकि शनि अध्यात्म के भी प्लेनेट है। तो वो चूंकि मन को तो कंट्रोल करते हैं, तो मन को डिसिप्लिन करते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि जब जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, तो ये माना जाता है कि साहब ये तो सन्यासी होगा व्यक्ति, है ना, और उनकी साढ़े साथी तो आजीवन चलती रहती है।
या कुंडली में जो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में जाऊं, कोई अगर स्टार लॉर्ड है, एक दूसरे के होते हैं या सब लॉर्ड होते हैं, तो भी इनका वही रिलेशन होता है और हर काम में विलंब होता है, क्योंकि आप शनि तो आदि है विलंब कराने के, ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये आपको है कि आप कितने हंसते हंसते उस चीज को फेस करते हैं। तो साथियों, मेरा तात्पर्य है कि फिर आप वहां पर देखेंगे पंचतारा में। पंद्रह बदरी का चार्ट मैंने बना रखा है, आगे मैं डालूंगा। एक तो लंबा सब्जेक्ट है पूरा, एक वीडियो का 15 मिनट का, उसे इतने आसानी से यहाँ समझाया नहीं जा सकता। तो बस ये समझ लीजिए कि अगर एक मैंने एग्जाम्पल सूर्य और शनि का लेकर दे दिया कि अगर वहां पर वो मित्र है और शत्रु है, और यहाँ पे अगर मित्र है तो मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। वहां अगर मित्र है और यहाँ भी मित्र है, अरे तो बड़े भूजम फ्रेंड हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट। अगर वहां एनिमी है और यहाँ भी एनिमी है, तो बिटा एनिमी हो जाएंगे। आपको आपका जितना नुकसान कर सकते होंगे वो करने की कोशिश करेंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। एक तो ये आ गई बात। अब अंत में दो बातें मैं और आपको बताता हूँ, और इसके बाद में मेष राशि के फलों की चर्चा करूंगा चार्ट लेकर। देखिए, अब यहां पर आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि एक अष्टक वर्गा का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अष्टक वर्गा कहीं भी आप एस्ट्रोसेट में या कहीं भी सॉफ्टवेयर में जाके फ्री में अवेलेबल है। अपनी डेट ऑफ बर्थ और डालिए, आपका अष्टक वर्गा चार्ट मिल जाएगा, सर्वाष्टक वर्गा। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो साढ़े साती होती है वो तीन में होती है। क्या होती है? तीन भावों या राशियों में साढ़े साती स्प्रेड ओवर होती है। जहां चंद्रमा बैठे होते हैं उसके पहली वाली राशि में। अच्छा, एक बात और है, इसका भी एक फार्मूला है जो मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। एग्जैक्ट फार्मूला है कि एग्जैक्ट कब शुरू होती है। चंद्रमा, मान लीजिए आप जानते हैं कि भाव में 30 डिग्री का एक भाव कॉमन ईयर होता है, 12 भाव होते हैं, 12 × 36 360 डिग्री में तो आपकी कुंडली बनी होती है। तो अगर एक फार्मूला होता है कि 1 से लेकर 30 में कहीं हुए है, तो क्या सबके लिए एक ही समय में शुरू हो जाएगी जो प्रवेश करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन मैं आज बताऊंगा तो बहुत बोझिल हो जाएगा वीडियो आपके लिए। मैं कभी एक अलग से एक छोटा वीडियो बना के उस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। तो देखिए, उस अभी हम यही मान लेते हैं कि इसी दिन उनकी शुरू हो रही है। उसमें तो फिर हर व्यक्ति की जिसकी डिग्री चंद्रमा की होगी, उसके अनुसार उस सबके लिए अलग अलग समय में शुरू होगी उसकी साढ़े साथ, और अलग अलग समय में समाप्त होगी। तो कहने का आशय यह है कि अब जब उन्होंने मान लीजिए कि जिस समय अब 3 भाव हो गए प्रवेश किया, तो उसके चंद्रमा की पीछे वाली, कुछ चंद्रमा की राज अगले 3 भाव हो गए, इन्वॉल्व होते हैं। इन 3 भाव में सर्वाष्टक वर्गा में पॉइंट दिए होते हैं। 28 अगर पॉइंट है आपके किसी भाव में, मीडियम भाव बना रहता है कि साहब ठीक ठाक गुजरेगा मामला, उस भाव से संबंधित मामला आपके जीवन में ठीक रहने वाला है, और बड़ा प्रूवन फैक्ट है, वेल टेस्टेड, इसलिए इसमें विश्वास करिए। सर्वाष्टक वर्ग के इन तीनों भावों के जहां पे चंद्रमा आपके बैठे हैं, उसके पिछले, उसके आगे और चंद्रमा वाले भाव में, यदि वहां 28 28 28 या उससे अधिक पॉइंट है, तो साहब आपकी साढ़े साथी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। कुछ भी हो जो मैंने उनमें से, मतलब उन सबका अगर और सहयोग रहेगा तो और अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कुछ 5 6 कारणों में 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 में से 4 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो आपका अधिकांशता समय अच्छा गुजरेगा। तो अगर उनमें 28 या उससे अधिक पॉइंट है, चंद्रमा की पिछली राशि, चंद्रमा वाली खुद राशि, चंद्रमा की अगली राशि, तो साहब सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार भी वो ट्रांजिट के दौरान संदेव अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। कम है तो चैलेंजेस होंगे। अब अंत में आए दशाएं, कि आपकी ग्रह दशाएं जो चल रही है, वही पंचदा मैत्री के अनुसार जिनकी चल रही है, क्या उनके साथ मित्रता है, शत्रुता है शनि की और चंद्रमा की, विशेषकर शनि की अगर है, तो वहां एडवर्स रिजल्ट आएंगे, कंफ्लिक्ट रिजल्ट आएंगे। और क्या जो ये इनका गोचर जहां ये बैठे हैं, जिन भावों के स्वामी हैं और जिन भावों को देख रहे हैं, क्या वही फल उन ग्रह दशाओं में भी आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं, और आमतौर पर आते हैं, आमतौर पर होते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव है नेगेटिव, तो फिर उसी तरह के परिणाम आपको वो कंफर्मेशन हो जाता है उस चीज का कि नहीं साहब, जो गोचर में और यहाँ हमने देखा है वही दशाओं में निकल के आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अपनी जन्म राशि, अपना जन्म नक्षत्र जरूर लिख के भेजिए, है ना, कि आपकी जन्म राशि क्या है, ये चीज मैंने कही थी ना, और आपका जन्म लग्न क्या है और जन्म नक्षत्र क्या है, और कोई क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आप जानना चाहें तो बता दिया जाएगा आपको। तो साथियों, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि ये कितने फैक्टर से डिपेंड करता है, अकेले नहीं साढ़े साथी का मूल्यांकन होता है। और मैंने एक तरह आज की डेट में मैं आपको मेष राशि का समझाने जा रहा हूं, अगले वीडियो में वृष राशि का लूंगा। बस मैं एक समराइज करते हुए एक बात आपको बता दूं कि साढ़े साथी इस समय चूंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि को, ठीक है, 9:44 या 11 जो भी लोग मानते हैं उस समय में, मेरे अनुसार 9:44 PM है, 9:44 PM। तो वो कर रहे हैं, और उस दौरान वो मेष राशि जिनके जिनके चंद्रमा मेष राशि यानी एक नंबर में बैठे हैं, एक नंबर की राशि, उनकी साढ़े साथी की शुरुआत हो रही है 29 मार्च से, ठीक है साहब। अब जो हो रही है वो इसी के आधार पर जो मैंने बताया वो मूल्यांकन करेंगे। हालांकि मैं भी फलन बताऊंगा मोटे तौर पे, लेकिन मेरा जब भी प्रेडिक्शन वही 80-90% वाला होगा। 100% का प्रेडिक्शन तभी करेक्ट होगा जब आपका जन्म नक्षत्र, आपकी जन्म राशि और जन्म लग्न आपका पता होगा, ठीक है साहब। इन्हीं के बाद ही उसका प्रेडिक्शन सही हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप, एक तो ये आज की तारीख में मेष राशि पे पहली नैया चढ़ रही है, और मुक्ति किसको मिली है? मकर राशि वाले। आप देखिए, मकर राशि अगली राशि कुंभ में थी, अब ये कुंभ से मीन में प्रवेश कर रहा है, तो अगली राशि छोड़ दिया उन्होंने। तो 29 मार्च को मकर राशि वाले निश्चित होने जा रहे हैं ढैया के इस मतलब आगोश से वो मुक्त होने जा रहे हैं। मतलब साढ़े साथी का पूरा 7.5 साल का चैलेंज झेल लिया उन्होंने। अब इसके बाद आइए अगला अगला आपकी जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए ये दूसरे चरण की होगी। क्या होगी? दूसरे चरण। जब वो कुंभ में प्रवेश किए थे तो पहला चरण मीन राशि के लिए शुरू हुआ, दूसरा चरण है, और तीसरा भी उनको फेस करना है। लेकिन खुशी की बात इनके लिए है कि इनका पाया निकल के सोने का आया है, सोने का पाया है, तो ये लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं कमोबेश। इसके अलावा फिर आप अगले ये जो आपकी कुंभ राशि है उनके लिए तीसरे चरण की शुरुआत होगी इस दिन से। क्या? तीसरे चरण की शुरुआत, और उनके लिए रजत का पाया, चांदी का। तो यानी कुंभ राशि वालों के लिए ये ठीक समय रहने वाला है। चांदी उनका फेवरेबल या फेवरेट मेटल है शनिदेव का, सोने से ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। कोई भी उनकी अंगूठी पहननी होती है तो लोहे या सोने में वो पसंद करते हैं, लोहे या चांदी में, सोने में नहीं। तो साथियों, ये चीज क्लियर हो गई कि कौन राशियां मुक्त हो गई और कौन जो है किन पे चढ़ रही है। अब आइए अष्टम शनि और वो कर्क राशि। इस डेट को 29 मार्च 2025 को कर्क राशि के अष्टम शनि की स्थिति समाप्त हो रही है, मुक्त हो जाएंगे, उनके 9 भाव में चले जाएंगे। शुरू किनकी हो जाएगी? सिंह राशि। इसी तरह से वृश्चिक राशि की जो कंटक शनि की स्थिति है वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। शुरू किनकी हो जाएगी? धनु राशि। मैंने इस तरह से इसको समराइज कर दिया है। इन सब राशियों के परिणाम, इनके फल, मैं वीडियो में हर राशि का परिणाम थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आपको ये मैं समझाऊंगा। और हर वीडियो में अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो शेयर करने हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। अब आप यहाँ देखिए, थोड़ी देर के लिए जो आप जानना चाह रहे थे इसमें आ जाइए, फिर मैं दूसरा ले लूंगा। ये देखिए, इसमें यहाँ पर आप चार्ट में देख लीजिए, ये सब दिए हैं हाउसेज आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्वेल्थ। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ मेष राशि के लिए क्या होगा। ये मेष राशि के लिए ये देखिए फर्स्ट हाउस है, कल के लिए हाउस है। लेकिन आप जब मेष राशि की चंद्र कुंडली बनाएंगे तो नंबर 1 यहाँ पे आएगा। हाँ, मैं लिख के नहीं बताता, समय लगेगा, मुझे और भी कॉन्सेप्ट समझाने हैं। तो यहाँ पे मेष राशि का नंबर 1 यहाँ की तलक से होगा, ये हाउसेज याद रखिए। काल पुरुष कुंडली में मैं समझा चुका हूँ, जहां हाउसेस का और राशियों का क्रम एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर होगा, यानी मीन राशि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये किस भाव के स्वामी है? 10 और 11 के। समझिएगा मेरी बात, 10-11 के स्वामी है भाव के, ये कर्म का भाव है, आय का भाव, लेकिन 12वें में बैठ गए हैं जो अशुभ भाव है। और ये यहाँ पर से यहाँ पर एक है, ठीक है ना, ये दूसरा वृष होगा, और यहां से उनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पड़ रही है। यानी साथियों, आपको इस दौरान जो भी मेष राशि के साथियों, आपकी ये बाड़ी में तीखापन ला सकते हैं। यानी बहुत संयम से बात करना है, अभिमान नहीं लाना है, क्योंकि प्रोफेशन स्टेटस है और आय है, दोनों आपकी बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बहुत बढ़ेगा आपका अगले 2.5 वर्ष, याद रखिएगा। और यहां से बैठ के आपकी बाड़ी को तीव्रता देंगे। खान पान में थोड़ा संयम आपको कहेंगे बरतने के लिए,
ठीक है। इसके अलावा ये आपकी स्पीच में लेकिन लाएंगे, यहाँ पे आपको उपाय करने होंगे। उपाय के लिए मैं आपको उपाय भी बता दूं। शनि के उपाय कॉमन है। आप प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और ओम शम शनश्चराय नमः का, कुछ लोग शन बोलते हैं, कोई शम, ओम शन शनश्चराय नमः का आप 108 बार जाप कर लें खड़े होके, और ये कह दें कि साहब पूर्व जन्म और इस जन्म में जो भी मेरे से पाप कर्म हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव शनि। और पीपल के पेड़ के 7 बार चक्कर लगा दें, 7 बार, 7 उनका पसंदीदा रोल है और 7.5 ही है, ठीक है। 7 बार पेड़ चक्कर लगा ले और वहां दीपक जला ले, ओम शम नामा का पाठ कर ले। दूसरा, आप उस दिन तेल लगी हुई रोटी गाय को, कौवे को और काले कुत्ते को शनिवार को, प्रत्येक शनिवार खिलाए। और ये भी जो मैंने आपको कहा है, ये प्रत्येक शनिवार को ये उपाय करने के लिए कहा है। तीसरा मैंने ये कहा है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ आप हनुमान मंदिर में जाकर के मंगल और शनिवार को नियमित रूप से करें, और ना हो तो घर में ही कर लें यदि जाना सबको ना हो। और ये दान स्वयं करेंगे तो अच्छा रहेगा, यदि आप न कर पाए तो आप अपने घर के किसी सदस्य को करने के लिए कह सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप शनि मंदिर में जाकर के एक आप तेल, एक सरसों का एक आप उसमें ले लें पॉट में, उसमें अपनी छाया, उसमें छाया को दिखा के वो तेल, सरसों का तेल, और उसमें थोड़ा सा आप उड़द, काले उड़द की दाल और काले तिल डाल के वो शनिदेव को अर्पित कर दें। ये सब आपको सनसेट के बाद करना है, सूर्यास्त के बाद, सुबह कुछ नहीं करना है। तो इससे आपका कल्याण होगा। कर्म, नियत, व्यवहार, आचरण एकदम अच्छा रखे, आपका कोई बुरा नहीं होने वाला। साढ़े साथी आपको बहुत अच्छे परिणाम लेके जाने वाली है। तो मैं यहाँ था कि ये तीखापन है, संयम बरतना है, फिर इनकी आपके छठे भाव में नजर होगी। यहाँ बैठ के देखिए, ये बीमारी दे सकते हैं, और विशेषकर तब जब ये बकरी होंगे। 25 बकरी ये 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में रहेंगे बकरी, तब ये आपको बीमारी दे सकते हैं, उस दौरान ज्यादा। अन्यथा तो ये, चूंकि ये 10 और 11 भाव के स्वामी है, तो ये आपको सेवा के क्षेत्र में प्रगति भी देंगे बाकी टाइम में। यहाँ बैठ करके ऐसा नहीं है, चैलेंजेस देंगे, आपसे मेहनत ज्यादा करवाएंगे, आपके खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोफेशन और आय दोनों इन्वॉल्व है, और वे वाला भाई भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैलिफिक प्लेनेट है, और ये पाया आपके लिए लेके प्रवेश हुए हैं लोहे का, इसलिए चैलेंजेस होंगे। और फिर इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य के भाव में भी पड़ रही है, नवा भाव में। तो अब चूंकि 12वां भी एक्टिव है और 9वां भी एक्टिव है, और 9वां भाग्य का है, पिता का है, तो ये जब बकरी होंगे उस दौरान सावधान रहने की जरूरत है, पिता को बीमारी दे सकते हैं। अन्यथा ये आपको अच्छा कोई, आपको ये मान के चलिए कि आपकी भाग्य में धर्म कर्म में आपका मन लगाएंगे, क्योंकि ये 12वें में खुद बैठे हैं, खुद आध्यात्मिक प्लेनेट है ये, और ये 9वें भाव को देख रहे हैं, धर्म कर्म का भाव है, इसलिए वो आपका उसमें भी मन लगाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से आपका अच्छा समय रहने वाला है, और वाणी में आपको कठोरता नहीं लानी है, और आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहना है, उस भाव को देख रहे हैं, और इस प्रकार से पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट रहना है। इस प्रकार के फल आपको देने वाले हैं। साथियों, मुझे लग रहा है ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, और मैं अब आता हूं आपके अगले वाले वीडियो में। देखिए, अब ये अगला है जो स्क्रीन शेयर है, इसमें आपका हम ले लेते हैं पाई वाला फार्मूला। पाई की बात हो रही थी ना, पाई का फार्मूला, ट्राइनल लॉट्स कर लेते हैं पहले। ट्राइनल लॉट्स में आ जाइए, हम कह रहे थे ना हो तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ट्राइनल लॉट्स देख लीजिए, मैंने सारे लगने के बना रखे हैं। ये देखिए, मैं अपने को यहाँ से हटा लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए नीचे आइए, ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं 27 नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों की सत्वता को। नहीं, हमने नक्षत्र ले लिए, चलिए ठीक है, पहले नक्षत्र ले लिए हैं, यही आपको समझा देते हैं। देखिए, इसमें नक्षत्र क्या है, बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये देखिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मैंने कहा था ना 4 4 राशियों में आती है। अब नक्षत्र और उसकी संख्या, क्रम यही है, 1 2 3, 3 नंबर का कृतिका ही होगा, 9 नंबर का अश्लेषा ही होगा। तो ये देखिए, आपके मेष, वृष, मिथुन, कर्क में 9 नक्षत्र आते हैं, ठीक है साहब। अगला सेट है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में 9 नक्षत्र आते हैं। इसके आगे फिर क्या है,
ये धनु मकर कुंभ मीन, इसमें भी 9 आते हैं, 9 3 27 हो गए। अब आप जरा इनके नक्षत्र स्वामियों का आप वो देखिए जरा। केतु अश्विनी के पहले वाले के स्वामी हैं, दूसरे के शुक्र, तीसरे सूर्य, और बुध है अंत में। इसी तरह से देखिए तीनों सेट में जो इनके जो नक्षत्र लॉर्ड हैं, नक्षत्र के स्वामी हैं, वो सब एक ही है। कहने का मतलब एक नक्षत्र स्वामी 3 नक्षत्रों को संभालता है। केतु अश्विनी, मघा और मूल का स्वामी है। शुक्र इसी तरह से भरणी और पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का। इसी तरह से हर है। आप समझिए, ये सूत्र है अलग से, ये वीडियो आप डाउनलोड करके ये लिस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुता मित्रता का फार्मूला ये दिया है। एक के लिए 2 4 6 8 9 नंबर शुभ होते हैं, यानी वो मित्रता होती है उनके बीच में। और 1 3 5 7, एक के लिए 3 5 7 अशुभ होते हैं, यानी तीसरे नंबर पे जो भी प्लेनेट आएगा वो पहले वाले के लिए शत्रु होगा, पांचवें में आएगा वो पहले के लिए शत्रु होगा, सातवें में आएगा पहले के लिए शत्रु होगा, और ये शुभ है। इन सब में 9 और 18 जोड़ दीजिए तो ये आगे की संख्याएं आ जाएगी। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, अंतिम रेवती होता है। ठीक है साहब, ये थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये शत्रुता मित्रता यहाँ से आपको समझ लीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बीच वाली राशि में बीचों बीच मघा ले लीजिए, मघा नहीं, पूर्व आप उत्तर फाल्गुनी ले लीजिए। अब उत्तर फाल्गुनी के पीछे क्या आया है? पूर्व फाल्गुनी है। उल्टा जब आप चलेंगे तो पीछे वाला परम मित्र होगा और इसके पीछे मित्र, उल्टा भी लागू होता है, मित्र होगा। इसके पहले ये नैधान, नैधान मतलब खराब होगा, ये इसके पीछे ये आपका साधक होगा, अच्छा होगा। ये कैसा है? बुरा। इसी के आधार पर हमने ये सूत्र लिखे हैं। ठीक है, इन सूत्रों को अगर आप याद कर लेंगे तो ये काम आ जाएंगे। बाकी बहुत जोर नहीं डाल रहा हूं, नहीं करेंगे तो भी आप फल जान सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं तीसरा, जो पाए के लिए जो आपका फार्मूला था। पाए के लिए फार्मूला था, हमने सर्वाष्टक वर्ग का भी ले लेते हैं और पाया। देखिए पाए का फार्मूला ये है, ये पाए का फार्मूला है। यहां हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये आपका ये पाए के फार्मूला ये लिखे भाई। जिस दिन आपका, याद रखिए, जिस दिन शनि गोचर करेंगे जिस राशि में, उस दिन चंद्रमा किस राशि में। ठीक है साहब, चांस की बात है कि वो भी 12वें साइन में है, वो भी मीन राशि में होंगे। 9:45 बजे मीन राशि में परिवर्तन, गोचर चंद्र मीन राशि में। तो अब देखिए ना, मीन राशि में जो होगा तो मीन राशि के लिए एक ही नंबर आएगी। और स्वर्णपाद का क्या फार्मूला है? जिनके नेटल मून, माने जो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है जिस राशि, और जो इस समय जब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनिदेव, उस समय जब चंद्रमा बैठा है, उनके बीच का जो अंतर है संख्या, वो ये यहाँ पे पाए डिसाइड करती है। तो सोने का पाया 1 6 11 में होता है, रजत का 2 5 9, मतलब 3 7 10 तांबे का, और ये 4 8 12 किसका होता है? लोहे का। यानी अगर ये नंबर आती है आपका, जो आपकी कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है और जो गोचर जब वो राशि परिवर्तन कर रहा है तब चंद्रमा जहां बैठा है, उनके बीच जो घरों की दूरी है, वो ये संख्या यहाँ लिखी हुई है, वो पाया डिसाइड करते हैं। तो मीन राशि के लिए पाया निकल के क्या आया है? सोने का। कुंभ राशि के लिए क्या निकल के आया है? चांदी का एक है। और मैंने यहाँ अभी लिखा नहीं है, ये जो है मकर राशि के लिए तांबे का निकल के आ रहा है। ठीक है साहब, 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आएगा। मेष राशि के लिए लोहे का आया, ये 12 नंबर आ रहा है, इसलिए 4 8 12 में आ रहा है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा साथियों। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है, और अब हम सोचते हैं कि बात को बस एक अंतिम लेके समाप्त किया जाए। कुछ हमने आपको भी बता ही दिए है, जो रह जाएंगे वो अगले वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। हम सोच तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी लग रहा था वीडियो तो लंबा ही होगा, क्योंकि बात भी पूरी करनी थी। अब हम आपको बता रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग। लगभग सब चीजें आपको बता दी गई हैं, सर्वाष्टक वर्ग आपको बता रहे हैं। सर्वाष्टक वर्ग में ये कहा गया है, देखिए ये सर्वाष्टक वर्ग में, यहां देखिए आप, सर्वाष्टक वर्ग बिंदुओं का साढ़े साथी पर क्या प्रभाव है? साढ़े साथी की अवधि शनि के चंद्रमा के भाव से पिछले भाव में प्रवेश करने से लेकर चंद्रमा के अगले भाव में उनके रहने तक, 3 हाउसेज में। इस प्रकार शनि की साढ़े साथी 3 भाव अगर शामिल होते हैं, चंद्रमा के स्थान वाले भाव से पिछला भाव, चंद्रमा के स्थान वाला भाव, चंद्रमा के स्थान से अगला वाला भाव होता है, 3 शामिल हो गए। यदि सर्वाष्टक वर्ग में इन तीनों भावों में अलग अलग 28 जैसे अधिक बिंदु होते हैं, तो साढ़े साथी के उसमें बहुत अधिक परेशानी नहीं होती है। तो साथियों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
और इसके अलावा हम यहाँ पर एक ट्राइनल लॉट्स की जो बात कर रहे थे उसको भी चार्ट चलते चलते आपको दिखाई देते हैं। हमने चार्ट को कोशिश किया कि आपको कम समय के लिए दिखाया जाए, और ये ट्राइनल लॉट्स का है चार्ट जो तैयार किया गया है आपके लिए। इसमें देखिए ये ट्राइनल लॉट्स आ रहे हैं। इस ट्राइनल लॉट्स में आप एक चीज देख लीजिए जरा, मेष लग्न है, टिप्पणी लिखी है शनि या चंद्रमा से कोई निकल के नहीं आ रहा है 159 का लाभ। पहला पांचवें नौवें भाव का मंगल सूर्य गुरु आ रहे हैं। सिंह लग्न में देखिए सूर्य गुरु मंगल आ रहे हैं, धनु में देखिए गुरु मंगल सूर्य आ रहे हैं। ना शनि और ना ही चंद्रमा, टिप्पणी में लिखा है ना शनि और ना ही चंद्रमा, शनि और चंद्रमा। बाकी सब में आप देखिए, वृष में शनि, मिथुन में शनि, कर्क में चंद्रमा, कन्या के सामने शनि और तुला के सामने शनि, और यहाँ चंद्रमा और यहाँ शनि और यहाँ शनि और यहाँ चंद्रमा। तो साहब बाकी इसीलिए कहा गया है 1, 5, 9 लग्न को छोड़कर बाकी के लिए आधा आधा व्यवधान तो यही कम हो या समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अब इसी बात के साथ हम चाहेंगे, जो लंबा हो गया है, खैर से आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उम्मीद है कि आप आगे भी जो हम 11 पार्ट बनाएंगे, आज तो हमने मेष राशि के बारे में बताया है, अगला वीडियो हमारा वृष राशि के बारे में होगा, और शायद इन्हीं कॉन्सेप्ट में से कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जोड़ते जाएंगे जो साढ़े साथी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे, और कुछ उपाय भी आपको बताते जाएंगे। यही इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं।